ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो हम आज जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे एंड दैट इज अबाउट इंसुलिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। इंसुलिन क्या है, फिर इंसुलिन कैसे बनता है, इंसुलिन की एक्शंस क्या है, और इसकी हम फिर मेटाबॉलिक एरर्स भी पढ़ेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं कि वेयर इज इंसुलिन सिंथेसाइज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी सिंथेसिस कैसी होती है। तो प्लीज रिमेंबर कि इंसुलिन की जो इनिशियल फॉर्म बनती है दैट इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। इसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रो इंसुलिन। so the initial structure of insulin that is form is called pre-pro insulin, and that is synthesized in the rough endoplasmic reticulum of the beta cells of pancreas. As I told you before as well, in the pancreas there is islets of Langerhans. For example, this is the islets of Langerhans in pancreas. So there are some cells which arrange in the islets of Langerhans. One is called beta cell, alpha cell, and delta cell. So please remember one MCQ come from here in the basics point of view. The beta cell releases insulin, glucagon released from the alpha cell. Glucagon come from alpha cell, and delta cell release somatostatin. Very very important. That is called of somatostatin. So these three things should be on the top of your fingers. Now pre-pro insulin is the primitive and very first form of insulin that has come from the rough endoplasmic reticulum of pancreatic beta cell. Then this pre-proinsulin cleave into proinsulin, and then proinsulin that is secretory that is stored in secretory granules, and then proinsulin through exocytosis then convert into insulin proper and C peptide equally. Very very important. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं आप लोग को एक कंसेप्ट की तरफ लेके जाऊंगा। इमेजिन करें दिस इज द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। अब यहाँ पे होता यह है कि इनिशियली जब इंसुलिन की फॉर्म बनती है दैट इज नोन एज प्री प्रो इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन, बट दिस इज द वेरी वेरी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इट इज कन्वर्ट इनटू प्रो इंसुलिन। अब ये जो प्री प्रो इंसुलिन है ये कहाँ पे बनता है? दैट इज फॉर्म इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो प्रो इंसुलिन है ये सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स में ये स्टोर होता है, और फिर जब ये आगे जाता है इट इज कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स। वन इज इंसुलिन प्रॉपर, ये इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, और दूसरी चीज ये अपने साथ क्या बनाएगा? सी पेप्टाइड। दिस सी पेप्टाइड हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट aspect in the diagnosis of insulinoma. इसका वजह यह है कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट केम टू यू with a history of insulin increase, अगर उसकी सीरम में इंसुलिन इंक्रीज है तो हाउ यू विल नो दैट इंक्रीज इंसुलिन इज ड्यू टू एंडोजीनियस इंसुलिन और एक्सोजीनियस। अब अगर एक पेशेंट है उसकी बीटा सेल की कैंसर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटा सेल, तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा होगा। अब इंसुलिन ज़्यादा की वजह से सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसने इंसुलिन बाहर से ली है एक्सोजीनियस, तो डायरेक्ट इंसुलिन लेगा, उसके साथ सी पेप्टाइड का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब कि ऐसा इंसुलिन बढ़ना जिसमें सी पेप्टाइड भी बढ़ जाए, थिंक अबाउट एंडोजीनियस रिलीज ऑफ इंसुलिन। और अगर इंसुलिन अकेला इंक्रीज है उसके साथ सी पेप्टाइड नहीं है, थिंक अबाउट एक्सोजीनियस इंसुलिन। देयरफॉर दे से कि insulin and C-peptide both are equally increased in the endogenous insulin. For example, type 2 diabetes, insulin secretagogue insulinoma, very very important, we will discuss it. Whereas exogenous insulin lacks C-peptide. This is the very very important point you people should know for the exam. तो तीन स्टेप्स याद रखें। इन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, initially the very very earliest form of insulin that is pre-proinsulin. Later it convert into proinsulin, and proinsulin may stored in secretory granules. ये कहाँ पे स्टोर होगा? secretory granule. And this proinsulin later convert into insulin proper and C peptide. Now यहाँ पे याद रखें कि C peptide तब बनेगी जब इंसुलिन कहाँ से बनेगी? बीटा सेल। So C peptide along with insulin if equally rare, this is the reason behind endogenous release of insulin. But if someone gave insulin from outside exogenous, so please remember उसके अंदर C peptide increase of नहीं होती। So these are the point you people should know for the synthesis of insulin. Now later we will discuss insulin is synthesized in pancreas
but what you people should know about the beta cells of pancreas, and that is cleared from both liver and kidney। ये बनाता पेंक्रियाज है बीटा सेल, लेकिन लीवर किडनी के जरिए फिर बाहर जाता है। अब इसकी जनाब देखिए स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो दिस इंसुलिन, प्लीज रिमेंबर, ये प्री प्रो इंसुलिन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आती है एंड इट कन्वर्ट इनटू इंसुलिन प्रॉपर। अब ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये यहाँ से लेके इस तरह जनाब यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इसका मतलब ये है कि कम्बिनेशन ऑफ insulin and C-peptide is known as a proinsulin. This is a step before the formation of insulin. Insulin is a amino acid containing hormone. It is a protein in nature hormone containing 51 amino acid. Insulin के अंदर 51 amino acid है, इसमें दो चेन्स होते हैं and both are held to each other by sulfide bond. इसमें सल्फर बॉन्ड होता है। So insulin is a protein in nature hormone, बोथ चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ सल्फर। तो ये सल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। फंक्शन के लिहाज से देखिए इंसुलिन बाइंड टू द रिसेप्टर नोन एज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी विच इंड्यूसेस ग्लूकोज अपटेक इनटू द इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू एंड जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल एंड आउटसाइड द सेल फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड। अब अगर इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होती है, when glucose level is high, then insulin come, insulin will uptake this glucose into the cell. So we should know insulin in, it will in the glucose into the cell। इसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को इन करता है into the blood, into the cell, decrease glucose level in the blood। लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसी हैं, कुछ सेल ऐसी हैं जिसको ग्लूकोज मिलती है लेकिन उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। वी विल डिस्कस। अब दिस ग्लूकोज एंटर टू द सेल विदाउट इंसुलिन, इट इज कॉल्ड इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन। सो दैट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक। द क्लासिकल एग्जांपल इज एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर जो इंसुलिन है वो चाहिए ग्लूकोज को डालने के लिए, लेकिन सम एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर ग्लूकोज डू नॉट नीड इंसुलिन फॉर द एंट्री। अब यहाँ पे जो एनाबोलिक इफेक्ट है इंसुलिन की वो डिस्कस करेंगे। तो एनाबोलिक इफेक्ट के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके जो मेन मेन फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंसुलिन को अगर आप प्रॉपर देखें कि व्हाट इज दी मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो उसमें याद रखना है नंबर वन, इट इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द स्केलेटल मसल सेल एंड एडिपोज टिश्यू एज वी डिस्कस बिफोर। और जो इंसुलिन है जिस ट्रांसपोर्टर के जरिए वो ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाती है स्केलेटल मसल सेल में और एडिपोज टिश्यू में, उसको हम GLUT4 कहते हैं, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। फिर इंसुलिन क्या करता है? इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज। एक्चुअली ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो इंसुलिन चाहेगा कि ज़्यादा ग्लाइकोजन बने ताकि फ्री ग्लूकोज क्या हो जाए? वो कम हो जाए। इट इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, increase sodium retention from the kidney, increase protein synthesis, increase cellular uptake of potassium and amino acid, but it decrease glucagon release। इसका मतलब यह है कि अगर ग्लूकागॉन है, यहाँ पे मैं ग्लूकोज की बात करूँ, दिस इज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इन सीरम। अब अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें यहाँ पे देखें ग्लूकोज इज हाई इन द ब्लड, या ये हो सकता है ग्लूकोज इज लो इन द ब्लड। if ग्लूकोज इज वेरी हाई तो उसको कम करना दैट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ये किसका काम है? इंसुलिन। लेकिन अगर हमने ग्लूकोज को लो से क्या करना है? इंक्रीज करना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। ये किसका काम है? ग्लूकागॉन। तो इसका मतलब ये है इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकागॉन इंक्रीज ग्लूकोज। तो इफ ग्लूकोज इज ऑलरेडी वेरी हाई we do not need glucagon, therefore insulin decrease glucose by inhibiting the glucagon। it decrease lipolysis because when lipid is break down free fatty acid is formed which later convert into glucose via the mechanism of gluconeogenesis। तो प्लीज एनाबोलिक इफेक्ट का मतलब कि इंसुलिन मेजॉरिटी चीजों को इंक्रीज करता है। अनलाइक ग्लूकोज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, a very very important concept we will discuss in the pharmacology।
एक्चुअली अगर एक प्रेगनेंसी के अंदर माँ को डायबिटिक है तो उसके ड्रग ऑफ चॉइस में हम एक इंसुलिन भी पढ़ेंगे। अ मदर विद डायबिटीज एक्सेस ग्लूकोज कैन कॉज प्लेसेंटा एंड इंक्रीज फीटल इंसुलिन। अब इसमें याद रखें, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को केयर करके सुनना है कि जब ग्लूकोज लेवल मदर में ज्यादा होती है डायबिटिक में, सो दैट एक्सेस ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा, और जब प्लेसेंटा क्रॉस होगी तो दिस ग्लूकोज विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया इन द फीटस। तो फिर फीटस की जो पेंक्रियास है उसके खिलाफ क्या बनाएगी, इंसुलिन। और जब इंसुलिन ज्यादा फीटस में बनेगी तो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी, लिपिड सिंथेसिस ज्यादा होगी। इस पूरी चीज की वजह से बच्चे की जो वेट है वो भी ज्यादा होगी। देयरफॉर अ बेबी ऑफ डायबिटिक मदर is usually increase in the actual size, that is called macrosomic baby, या इसको आप लोग मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। सो मैक्रोसोमिया इज ड्यू टू द एनाबोलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इन द फीटस। इसलिए कहते हैं जो मदर डायबिटिक होती है प्रेगनेंसी के अंदर बताया जाता है कि अपनी वेट कंट्रोल करे, अपना शुगर कंट्रोल करे, वरना बाद में उन मदर्स के अंदर इस तरह के मसाइल ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जनाब इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अब मैंने आप लोगों को पहले से बताया एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यूज होती है और स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल एक्सरसाइज आल्सो इंक्रीज GLUT4 एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि एडिपोज टिश्यू एंड स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल दे नीड इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक बाय द हेल्प ऑफ GLUT4। So GLUT4 is, remember, this is the transporter through which insulin can increase the uptake of glucose into the skeletal muscle cell and adipose tissue। अब ये नीचे जितना भी है ये वो एरिया है जहाँ पे इंसुलिन नहीं चाहिए ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए। दे आर इंडिपेंडेंट लाइक आरबीसी, ब्रेन, कोर्निया एंड प्लेसेंटा। दीज एरिया नीड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन। जिस तरह ब्रेन है उसको तो हर सेकंड में ऑक्सीजन चाहिए, उसको हर सेकंड में ग्लूकोज चाहिए। कोर्निया है, ये वो एरियाज है जहाँ पे हमें इंसुलिन की इंतजार नहीं करना चाहिए। तो आरबीसी, ब्रेन, कोर्निया, प्लेसेंटा, इन सब के अंदर जो ग्लूकोज की एंट्री है विदाउट इंसुलिन है, लाइक द हेल्प ऑफ GLUT1 ट्रांसपोर्टर। फिर GLUT2 है, GLUT2 का मतलब बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर। इट्स मीन कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल है, सेल, अब अगर सेल के अंदर मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ, इन द बॉडी वी हैव मोर ग्लूकोज। अब एक्सेस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टोर फॉर्म में, एंड दैट स्टोर फॉर्म इज कॉल्ड ऑफ ग्लाइकोजन। अब द पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसपे ग्लूकोज अंदर भी आए और फिर जब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़े तो हम स्टोर को ब्रेक डाउन करेंगे ग्लाइकोजन ताकि ब्लड को दोबारा ग्लूकोज दे। तो ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसमें ग्लूकोज की एंट्री भी होती है, ग्लूकोज की एग्जिट भी होती है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर, इसको GLUT2 कहते हैं। दैट इज डन इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल, दैट इज द बीटा आइलेट्स, लीवर, किडनी, जीआईटी ट्रैक्ट। इट्स मीन थिंग टू वे स्ट्रीट्स, इसका मतलब टू वे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। GLUT3 ब्रेन में है, GLUT3 प्लेसेंटा। अब यहाँ से एक चीज सोचनी है कि GLUT1 और GLUT3 ये कुछ एरियाज के अंदर दोनों होते हैं, लाइक GLUT1 ब्रेन में भी है, प्लेसेंटा में, सेम ब्रेन प्लेसेंटा में GLUT3 भी है। जो GLUT5 है ये फ्रुक्टोज के लिए होता है, स्पर्मेटोसाइट्स को फ्रुक्टोज प्रोवाइड करता है। इस तरह हम कहते हैं कि द एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन इज ग्लूकोज, बट एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म इज फ्रुक्टोज। जीआईटी ट्रैक्ट में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, दे आर प्रेजेंट इन दी किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स मीन कि जो ग्लूकोज है ये हमने सेल में देना है बाय टू वेज, आइदर इंसुलिन डिपेंडेंट की वजह से या इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। देखिए ब्रेन प्रेफर ग्लूकोज, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ब्रेन ऑल द टाइम नीड ग्लूकोज बट may यूज कीटोन बॉडी ड्यूरिंग स्टारवेशन। वी विल डिस्कस कीटोन बॉडी इन अ ग्रेटर डिटेल। लेकिन एग्जाम के लिए एक पॉइंट यहाँ से याद करें कि अगर ब्रेन को कितनी टाइम तक ग्लूकोज ना मिले then it will leads to use ketone body is the energy source। think about 3 days, कितने 3 days। RBC utilize only glucose as they lack mitochondria for aerobic metabolism, because in aerobic metabolism we need glycolysis and we need Krebs cycle and electron transport chain। अब प्लीज रिमेंबर फॉर एग्जाम एज वेल कि जो Krebs cycle इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इनकी जितनी रिएक्शंस होती हैं वो सेल के अंदर कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। बट मेच्योर आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया
therefore it only utilize glucose, there is no aerobic metabolism। ये जो ब्रेक लेप्स है, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था ये फर्स्ट एड अपडेटेड है। अगर आप लोग 2019 वाला 2018 वाला उठा दें तो वहां पे लिखा होगा ब्रेक ऑयल, वो ब्रेक ऑयल है और ये ब्रेक लेप है, तो उसके अंदर चीजें इन लोगों ने ऐड की है। तो देयर फॉर दिस फर्स्ट एड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें याद रखें, इसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ब्रेक के अंदर बी फॉर ब्रेन, आरबीसी, इंटेस्टाइन, कार्निया, किडनी, लीवर, islets of beta cell, placenta, and spermatocyte. So break lip is the mnemonic how to remember the insulin independent glucose uptake in different types of cell, and hope this make a little bit sense, and I try my best to make it very easy। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये वाला जो लास्ट पार्ट है अगर ये किसी ने सीख लिया तो उसकी फार्माकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर हाउ दिस इंसुलिन इज रेगुलेटेड अकर। ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज। वेरी गुड, जब ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होगी तो इंसुलिन रिलीज भी ज्यादा होगी, ग्लूकोज कम होगी तो इंसुलिन रिलीज भी कम होगी। इस तरह पीटीएच की मेन रेगुलेटर क्या है, वो कैल्शियम है। इसी तरह इंसुलिन की जो मेजर रेगुलेटर है वो हमारे पास ग्लूकोज है। इंक्रीज ग्लूकोज रिस्पॉन्स with oral IV glucose due to incretin glucagon like peptide, glucose dependent insulinotropic polypeptide GIP which are released after the meal। इसका मतलब यह है, नॉर्मल इस तरह याद रखें, when we take the meal, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, when we take the meal we will take more glucose in the meal, when glucose is high in the blood so beta sensitivity become more, and that is because of GLP-1 and IGIP like glucagon like peptide and insulinotropic ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होती है दे एक्टिवेट बीटा सेल सेंसिटिविटी। अब होता यह है रिलीज बाय अल्फा टू इंक्रीज बाय बीटा टू। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन टू रेगुलेट टू, इसका मतलब यह है कि दो चीजों को रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे आराम से देखें, जब ग्लूकोज ज्यादा होगी इट विल एंटर इनटू दी बीटा सेल। नंबर वन पॉइंट, पहली स्टेप में याद रखें, विद इंसुलिन इज वेरी हाई इंसुलिन इन द ब्लड आफ्टर मील इट विल कम इनटू द बीटा सेल। तो फिर बीटा सेल में जब ये ग्लूकोज जो है वो अंदर आता है बाय द हेल्प ऑफ विच ट्रांसपोर्टर GLUT2। मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को फिर से बताता चलूँ कि आप लोग इसी जगह पे फोकस करें और से देखें। होता यह है कि फॉर एग्जांपल एफ यू सी हेयर, एफ वी टेक द मील, अगर हम मील लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड दिस हाई ग्लूकोज विच एंटर टू द बीटा सेल by the help of GLUT2, this glucose undergo glycolysis, and glycolysis lead to what, aerobic respiration that will leads to ATP generation। क्या होगी, ATP। so increase ATP generation from glucose metabolism। अब इस सेल के अंदर बीटा सेल में पहले से यहाँ पे एक चैनल होता है जिसके जरिए पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है, दैट इज ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। इसका मतलब यह है जब ग्लूकोज अंदर आया, ग्लूकोज ने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसने मेटाबॉलिज्म के जरिए एटीपी प्रोड्यूस किया, एंड दैट एटीपी इज अ एनर्जी टू ब्लॉक दिस पोटाशियम चैनल, इट विल क्लोज द पोटाशियम चैनल। तो जब पोटाशियम चैनल क्लोज होगा देन क्या होगा, पोटाशियम विल बी रिमेन इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर रहेगा। इसका मतलब यह है, और जब पोटाशियम सेल में रहेगा तो पोटाशियम इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से सेल डीपोलराइज होगा, और जब सेल डीपोलराइज होगा तो फिर यहाँ पे दिस कैल्शियम चैनल विल बी ऑटोमेटिकली ओपन। तो फ्रॉम आउटसाइड कैल्शियम विल गो इनटू द सेल, एंड व्हेन कैल्शियम कम इट विल कंट्रैक्ट द सेल, एंड दैट विल लीड टू द एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। ये फिर इंसुलिन को बाहर निकालेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं खुद आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए क्विकली समझा सकूं। सो आई थिंक कि अगर आप डायग्राम के साथ जाएंगे तो ये बहुत आसान होगा। थिंक अबाउट दिस इज दी बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। यहाँ पे इस पे एक ट्रांसपोर्टर है, इस पे जनाब ग्लूकोज अंदर भी जा रहा है, इसके जरिए ग्लूकोज बाहर भी आता है। इस ट्रांसपोर्टर का नाम हमने रखा है GLUT2। अब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे एक कैल्शियम पोटाशियम चैनल होता है, पोटाशियम, लेकिन इसमें जो पोटाशियम है वो हमेशा अंदर से किधर जाता है, बाहर। और यहाँ पे एक चैनल होता है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, बट वो नॉर्मली क्लोज होता है। और हमने पढ़ा था कि इनिशियली प्री प्रो इंसुलिन बनेगी, वो कन्वर्ट होगी प्रो इंसुलिन में,
और प्रो इंसुलिन बाद में कन्वर्ट होगी इंसुलिन प्रॉपर में, सी पेप्टाइड में भी कन्वर्ट होगी। अब सवाल ये है, और से देखें, अब अगर आप देखें ये फॉर एग्जांपल ब्लड है, अब जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, दिस हाई ग्लूकोज इन द ब्लड आफ्टर द मील, they will come and they will enter to the beta cell through GLUT2. When glucose is come, glucose undergo aerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट हैं वो एटीपी हैं। एटीपी कैन मेक दिस पोटाशियम चैनल ब्लॉक, और जब पोटाशियम ब्लॉक होगा देन पोटाशियम विल रिमेन इनसाइड द सेल। तो सेल में जितना पोटाशियम ज़्यादा होगा द सेल बिकम डीपोलराइज, एंड दैट डीपोलराइजेशन लीड्स टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये चैनल ओपन होगा, तो दिस चैनल इज ओपनिंग। अब ये चैनल पहले से ओपन था, हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज था ओपन हो गया। अब ये जो क्लोज करने वाली चीज है इस चैनल के लिए वो एटीपी है, कि एटीपी की वजह से पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया। और ये जो कैल्शियम चैनल है जो ओपन हुआ वो किस वजह से, डीपोलराइजेशन की वजह से, इंट्रा सेलुलर पोटाशियम की वजह से। और जब कैल्शियम अंदर आएगा सेल कंट्रैक्ट होगा तो फिर इंसुलिन बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन होगी, और जब इंसुलिन बाहर आएगा ब्लड में तो देन दिस इंसुलिन विल गो एंड दे एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप एक पेशेंट को ड्रग देते हैं, देखिए आप लोग को मैं आगे सिखाऊंगा, और अगर किसी ने अभी से नाम याद रखना है, दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द ड्रग इज कॉल्ड सल्फोनाइल यूरिया। अब सल्फोनाइल यूरिया के अंदर एक पॉपुलर ड्रग है दैट इज कॉल्ड ग्लेब्साइड, glyburide. We will discuss these all drugs. Another drug which is favorite for a pleb exam USMLE, that is called tolbutamide. ठीक है, glyburide ये सारे हैं। So glebzide, glyburide, tolbutamide, they are present in the category of sulfonyl urea. अगर आप ये मेडिसिन किसी को देंगे, they will block the potassium channel in the beta cell, और जब ये ब्लॉक होगा पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा, so potassium level in the cell will be high, और जब पोटाशियम हाई होगा वो कैल्शियम को अंदर लाएगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। तो ऐसा डायबिटिक ड्रग जो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाए बाय ब्लॉकिंग पोटाशियम चैनल इन द बीटा सेल, थिंक अबाउट सल्फोनाइल यूरिया। जो सल्फोनाइल यूरिया है ये इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि जो पोटाशियम चैनल है दिस इज द टारगेट साइट फॉर सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग which contain glipizide, glyburide, and of tolbutamide. So this is what all about insulin and their most important properties. And I think you people enjoyed this tutorial. Inshallah, see you in the next tutorial with another concept. Allah Hafiz.